Hello friends, now today we are going to see your new chapter that is dividend decisions. अब जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं डिविडेंड डिसीजंस, तो ये चैप्टर हमें क्या बताता है और इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो अगेन फ्रॉम अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से बात करूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर वापस इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन में वो इस चैप्टर में से आपको दे सकते हैं। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, तो पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत सिंपल है। इन दिस चैप्टर वी हैव टू सी, नाम ही सजेस्ट कर रहा है चैप्टर का डिविडेंड डिसीजन है, तो हमको इस चैप्टर में ये देखना है, हमें ये डिसीजन लेना है कि कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कितना डिविडेंड कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। That is what we are going to study in this chapter. अब फ्रेंड्स क्या होता है ना, अब कोई बोलेगा कि सर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो आई कैन से, ये तो मैंने आपको पहले से बता रखा है, पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने के टाइम हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है कि कोई भी डिसीजन मेकिंग हम कर रहे हैं, चाहे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही बात करें हम, तो हमारे कोई भी डिसीजन मेकिंग में हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। मतलब अगर शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी ना, तो वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं करना है डिसीजन लेने में भी। अब इसमें बहुत सिंपल सी बात है, बहुत समझने अच्छी से बात यही है कि कंपनी है तो शेयर होल्डर्स की, तो अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अच्छी दिख रही है कंपनी को, तो कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट अर्न करा अगर वो कंपनी अपने पास में रख लेगी और वो इन्वेस्टमेंट फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए लगा देगी, तो उसके ऊपर ग्रोथ जो होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, तो शेयर होल्डर्स का ही बेनिफिट होगा, मार्केट प्राइस ज्यादा बढ़ेगी, तो उसको डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं है और शेयर होल्डर के पास पर्सनली ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो कंपनी को उसको डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए ताकि उसका बेनिफिट ज्यादा हो जाएगा। तो आई कैन से ये टोटली डिपेंड करता है कि कंपनी के पास फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कैसी है। अब उसके बेसिस पर हम डिविडेंड डिसीजंस लेते हैं। अब देखो इसमें आपको बता भी रखा है डिविडेंड डिसीजंस के बारे में, एन आर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। हम किस तरीके से अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। दिस चैप्टर विल हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर द कंपनी शुड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एज डिविडेंड और नॉट। और ये जो डिसीजन हमें लेना है, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब आपको क्वेश्चन में आगे बताया है, इफ बाय पेइंग डिविडेंड द मार्केट प्राइस इंक्रीजेस, अगर डिविडेंड देने से मार्केट प्राइस बढ़ रही है तो हमें डिविडेंड को पे करना चाहिए, और अगर उसको पे नहीं करने से हमारी मार्केट प्राइस बढ़ेगी तो हमें पे नहीं करना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। देयरफॉर द फाइनेंस मैनेजर शुड एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन डिविडेंड एंड मार्केट प्राइस, एमपीएस। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स। आप देखो, अब इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है ना, तो वो हमें इस चैप्टर में वापस थियोरेटिकली पढ़ना है, और 2 टाइप की हमें थियरीज पढ़नी है। एक थियरीज हमें बोलती है कि डिविडेंड देने से डिविडेंड इज रेलेवेंट इन डिटरमाइनिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। मतलब एक थियरी बोलती है कि डिविडेंड देने न देने से मार्केट प्राइस पर फर्क पड़ता है, और दूसरी थियरीज हमें बोलती है कि डिविडेंड देने न देने से मार्केट प्राइस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। और थर्ड एक प्रैक्टिकल अप्रोच वाली भी थियरी हमें देखनी है। तो आई वुड लाइक टू से इसमें जो थियरीज जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, वो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट हमने डिवाइड कर दिया कि वो थियरीज जो कहती है कि डिविडेंड रेलेवेंट है डिटरमाइन करने, मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए रेलेवेंट है। दूसरी थियरीज हमने बोल दिया कि डिविडेंड इररेलेवेंट है इन डिटरमाइनिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, और तीसरा प्रैक्टिकल अप्रोच वाली। तो अब अगर मैं थियरीज की बात करूं तो इसमें हमने बता दिया थियरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो, फर्स्ट डिविडेंड रेलेवेंट थियरीज, दूसरा डिविडेंड इररेलेवेंट। डिविडेंड रेलेवेंट किस चीज में, मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने में वो रेलेवेंट होता है, और दूसरी थियरीज है जो डिविडेंड वो बोलती है थियरीज के डिविडेंड इररेलेवेंट होता है मार्केट प्राइस निकालने के लिए। और थर्ड थियरी जो हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच चलेगी, ये हमें 3 टाइप से इस थियरीज को पढ़ना है। तो जब हम बात करते हैं, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर
there are basically two types of theory regarding dividend decisions. Some theory says dividend policy affects the market price, whereas some theory says that dividend policy does not impact the market price. अब जब हम डिविडेंड रेलेवेंट थ्योरीज की बात करते हैं तो डिविडेंड रेलेवेंट थ्योरीज फॉर डिटरमाइनिंग द मार्केट प्राइस, तीन थ्योरीज हमें पढ़नी है। पहली जेम्स वॉल्टर की वॉल्टर अप्रोच, दूसरा हमें पढ़ना है गॉर्डन्स अप्रोच, गॉर्डन फॉर्मूला पहले भी पढ़ चुके हो, और तीसरा हमें पढ़ना है ग्राहम एंड डॉड अप्रोच। तो ये तीन थियरीज हमें पढ़नी है जो बोलती है कि डिविडेंड इज रेलेवेंट इन डिटरमाइनिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। और फिर जो डिविडेंड इररेलेवेंट बोलती है थियरी, वो हमारी फोर्थ थियरी है, दैट इज योर अगेन मोदी गिलानी मिलर अप्रोच ही, एमएम हाइपोथेसिस हमें पढ़ना है। वो वापस से इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और थर्ड हमें लास्ट जो पढ़ना है वो लिटनर्स अप्रोच पढ़ना है, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, वो जब आएगा जब मैं आपको बताने वाला हूं। अब पहले हम एक एक करके इस अप्रोच को चालू करेंगे। तो हम पहला अप्रोच जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले जेम्स वॉल्टर का वॉल्टर अप्रोच। अगेन फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई से भी थियरी वो आपसे पूछ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी फर्स्ट थियरी से, दैट इज जेम्स वॉल्टर की वॉल्टर अप्रोच। वॉल्टर अप्रोच में यह बताया गया है कि डिविडेंड इज रेलेवेंट इन डिटरमाइनिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। इस वॉल्टर अप्रोच में उसने जो फॉर्मूला बताया है आपको प्राइस ऑफ द शेयर निकालने का, पी प्राइस करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर निकालने का, तो वो फॉर्मूला है डी प्लस ब्रैकेट में ई माइनस डी ब्रैकेट क्लोज बाहर आर अपॉन के ई entirely whole upon KE. That is the formula what has been developed by Walter for calculating the market price. क्या है फॉर्मूला, वापस देखो फ्रेंड्स आप, ये रहा P इक्वल्स टू D प्लस E माइनस G R अपॉन KE होल अपॉन KE, जहां पर where D will be equals to dividend, E will be equals to D will be equals to dividend per share, E will be equals to EPS अर्निंग पर शेयर, और R विल बी इक्वल्स टू रिटर्न ऑन इक्विटी, और KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो अब इसने ये जो फॉर्मूला निकाला है P0 प्राइस पर शेयर निकालने का, तो इसने बोला है इसमें कि यहां पर इसका जो मेन कंट्रीब्यूशन था ना इस थ्योरी का, वो मेन कंट्रीब्यूशन था रिलेशनशिप बिटवीन R और KE का। R मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी और KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब बहुत सिंपल सी बात थी फ्रेंड्स, इसने इतना सा डेवलप करा, इसने बताया कि रिलेशनशिप देखो आप रिटर्न ऑन इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। अगर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी के पास अपना रिटर्न ऑन इक्विटी जब इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके ऊपर हमें जो रिटर्न मिलता है उसको रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं। तो अगर हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा है हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो वो बोलता है कि आपका मैक्सिमम शेयर का प्राइस जब ही आएगा जब आप 0 डिविडेंड दोगे। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। उसने बोला कि इफ आर रिटर्न ऑन इक्विटी इज ग्रेटर देन KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बहुत सिंपल सी बात है कि कंपनी की रिटर्न ज्यादा आ रही है अपनी कॉस्ट से, तो हम जितना कम डिविडेंड देंगे हम उतना ज्यादा रिटर्न अर्न कर पाएंगे। जितना ज्यादा रिटर्न अर्न कर पाएंगे और देना कम पड़ेगा तो कंपनी को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही तो बेनिफिट होगा, तो कंपनी की मार्केट प्राइस ज्यादा आएगी। तो दैट इज इस थियरी का मेन कंट्रीब्यूशन है रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न ऑन इक्विटी R एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE से। इफ R इज ग्रेटर देन KE तो डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0 टू मैक्सिमाइज द शेयर प्राइस। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0। और अगर हमारा R इज लेस देन KE, आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कम आ रहा है KE से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो सबसे बेटर क्या होगा 100% पे आउट कर दो आप, क्योंकि आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है इक्विटी की और आपका रिटर्न कम है, तो आप 100% पे आउट दे दो, पूरा का पूरा अर्निंग आप डिविडेंड के तौर पर बांट दो, तो आपका मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा आएगा। तो वहां पर ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 100% हो गया। और जब आपका R रिटर्न ऑन इक्विटी और KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों ही सेम है, तो आप कितना भी पे आउट करो आपके मार्केट प्राइस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो ये तीन मेन कंट्रीब्यूशन थे वॉल्टर थियरी के, जहां पर उसने रिलेशनशिप बताया है R और KE का। R मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। तो दैट वाज योर वॉल्टर्स अप्रोच, और इसका फॉर्मूला जो इसने बनाया वो इसी टाइप से बनाया। देखो अब आप फॉर्मूले को देख लो ना, D प्लस E माइनस G। E माइनस G मतलब रिटेन अर्निंग्स ही हो गया एक तरीके से। तो वो रिटेन अर्निंग्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं R से,
डिवाइड कर रहे हैं हम के से। तो जब आप रिटर्न ऑन इक्विटी को जब आप रिटेन अर्निंग्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो आर से और डिवाइड कर रहे हो के से, तो अगर आपका ये के ज्यादा हुआ आर से, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ये 0 रहेगा तो ही हमारे लिए बेनिफिट रहेगा ना। और अगर आर ज्यादा हुआ के से, तो ये जितना ज्यादा रिटेन अर्निंग रखोगे, डिविडेंड 0 रखोगे, पूरा का पूरा रिटेन अर्निंग रखोगे, तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। बस ये ही रिलेशनशिप इस फॉर्मूले से हमें पता पड़ती है। तो देयरफॉर प्राइस ऑफ द शेयर विल बी इक्वल्स टू डी प्लस ई माइनस जी ब्रैकेट क्लोज आर अपॉन के ई entirely upon KE. That is the formula has been developed to calculate the market price of the share as per James Walter. और जेम्स वॉल्टर के कंट्रीब्यूशन में 3 चीजें बताई उसने। रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड के ई, इफ आर इज ग्रेटर देन के ई तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो शुड बी 0। सेकेंड, इफ आर इज लेस देन के ई ऑप्टिमम पे आउट रेशियो शुड बी 100%। और थर्ड, इफ आर इज इक्वल्स टू के ई you can choose any dividend payout ratio, your price will have no impact at that time. तो ये 3 कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा पॉइंट जो याद रखना है, या तो डिविडेंड 100% होगा या डिविडेंड 0 होगा। वो डिपेंड करता है रिलेशनशिप बिटवीन क्वेश्चन में रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, उसके बेसिस पर, और फिर हम ये प्राइस लगा करके फॉर्मूला लगा ही सकते हैं। तो नाउ लेट अस सी द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्टर्स फॉर्मूला इज अ रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड के, जो मैंने आपको सारा बताया वो लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है, ये आपके पास आ ही जाएगा। तो फाइनल इन्फ्रेंस कंक्लूजन जो बताया, इफ आर इज ग्रेटर देन के ई तो ऑप्टिमम पे आउट 0 होना चाहिए और मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा जब भी होगा जब 0 पे आउट करोगे। इफ आर इज लेस देन के ई होगा तो 100% पे आउट होना चाहिए, तो मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा होगा एट 100% पे आउट पर। और आर इज इक्वल्स टू के ई तो आप कोई सा भी पे आउट कर सकते हो और मार्केट प्राइस विल रिमेन सेम एट ऑल द पे आउट्स। तो दैट इज अ कंट्रीब्यूशन मेड बाय योर वॉल्टर। तो नाउ आफ्टर दिस लेट अस सी क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। नाउ अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। तो लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। द अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी इज ₹8, यानी ये आपका ईपीएस हो गया, एंड द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 10%। तो रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन एप्लीकेबल मतलब ये आपका के हो गया। The company has before it an option of adopting a payout ratio of 25 और 50% और 75%। 3 पे आउट बताया है, या तो 25 या 50 या 75। यूजिंग द वॉल्टर्स फॉर्मूला ऑफ डिविडेंड पे आउट कंप्यूट द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ रिटेन अर्निंग्स। हाँ फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि आर का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन हमें दे सकता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ रिटेन अर्निंग्स, या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग्स, ऐसा कुछ भी बता सकता है। तो अभी हमें बताया है प्रोडक्टिविटी ऑफ रिटेन अर्निंग इज फर्स्ट केस में 15%, सेकेंड केस में 10% और थर्ड केस में 5%। तो अगेन फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हमें टेबुलर फॉर्म में करना है। एक बार पे आउट 25% लोगे तो उसमें आपका जो प्रोडक्टिविटी के ई लेना है वो एक बार 15% लेना है, एक बार 10% लेना है, एक बार 5% लेना है। फिर जब आप पे आउट 50% लोगे तो फिर भी के ई आपका आर आपका 15, 10 या 5 आएगा। फिर एक बार 75% पे आउट लोगे तो भी आपका आर 15, 10 और 5 आएगा। ठीक है, अब व्हाट इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज। ठीक है, तो इन्फ्रेंस मतलब कमेंट हमें बताना है, तो कमेंट तो हम चेक कर ही लेंगे, बट अब हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले ईपीएस तो आपके पास 8 है। अब आप जब डिविडेंड पे आउट 25% ले रहे हो तो ईपीएस का डीपीएस कितना हो गया, तो 2 रुपीज हो गया। 50% लोगे तो 4 रुपीज हो गया और 75% लोगे तो 6 रुपीज हो गया। पहले तो आपको ये समझ ही गया। तो पहला कॉलम जो बनेगा वो कॉलम में आपका डिविडेंड आएगा 2 रुपीज का, दूसरे कॉलम में डिविडेंड आएगा आपका 4 रुपीज का और तीसरे कॉलम में डिविडेंड आपका आएगा 6 रुपीज का। अब वॉल्टर्स फॉर्मूले से हमको चेक करके बताना है, हमको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर, मतलब मार्केट प्राइस निकालनी है। तो P0 का फॉर्मूला क्या होता है, D प्लस E माइनस G ब्रैकेट क्लोज R अपॉन के ई होल अपॉन के ई, उससे हमारी मार्केट प्राइस आ जाएगी। तो मैं आपको पहले बताऊंगा, जब आपकी रिटेन अर्निंग 15% है, आपका के ई तो क्वेश्चन में 10% है हर टाइम पर ही, बट आपका जो रिटेन अर्निंग्स का रिटर्न है दैट इज योर फर्स्ट केस में 15% लेना है। तो आई बिलीव यहां पर आर ज्यादा है के ई से,
बट हमें क्वेश्चन में ऑप्टिमम पे आउट या ये नहीं पूछा कि मैक्सिमम प्राइस क्या होगी, हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि डिविडेंड 25%, 50% और 75% लेकर के चलना है, तो हम उसी हिसाब से करेंगे इसमें क्वेश्चन। तो मैं पहले फर्स्ट कॉलम का सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको कि जब आपको डिविडेंड 2 रुपीज लेकर के चलना है, 25% लेकर के चलना है, तो तब हम इसका फॉर्मूला जब लगाएंगे तो फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, तो लेट अस सी दैट नाउ। तो आई होप हमारा फॉर्मूला जो मैंने भी आपको बताया वो फॉर्मूला क्या था, P0 विल बी इक्वल्स टू D प्लस E माइनस G R अपॉन के होल अपॉन के, उससे मार्केट प्राइस आएगी। तो मैं पहले केस में बता रहा हूं जब आपका R15 लेना है, तो पहले तो मेरा E था 8 माइनस 2 मतलब 6, तो 6 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 15, R है मेरा, और इसको मैं पहले डिवाइड कर दूंगा 10 से, तो ये मेरे पास 9 आ गया। इसमें मैं अपना 2 रुपीस का डिविडेंड ऐड कर रहा हूं, तो ये 11 हो गया, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 10% के KE से, 10% से, तो मेरे पास 110 रुपए की मार्केट प्राइस आ गई। ये मेरा फर्स्ट केस हो गया जब 25% डिविडेंड है और 15% आ रहा है। अब मैं यही कर रहा हूं, 25% डिविडेंड का ही ले रहा हूं, और मैं अब R को चेंज करके 10 ले रहा हूं। तो जब मैं 10 लूंगा तो यहां पर फ्रेंड्स 10 ही के ही है और R भी 10 है, तो मैं कितना भी करूं एक ही मार्केट प्राइस आने वाला है, राइट। तो अब मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूं। तो व्हेन आई विल डू दैट, तो 8 माइनस 2 रुपीज विल गिव 8 माइनस 2 विल गिव अस 6 अगेन, 6 प्लस 2 रुपीज का ही डिविडेंड, तो 6 प्लस 2 इज 8, 6 प्लस 2 इज अगेन 8, तो 8 डिवाइडेड बाय 10% व्हेन आई विल डू 10% आई विल डू, तो 80 रुपीज का मेरे पास मार्केट प्राइस आ गया। अब थर्ड केस, जब आपका 5% मेरे को R लेकर के चलना है, तो व्हेन आई विल डू दैट, तो आई वुड लाइक टू से 8 माइनस 2 तो 6 ही है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 विल गिव अस 3 प्लस 2 रुपीज का डिविडेंड यानी 5 डिवाइडेड बाय 10%, तो मेरे पास 50 रुपीज आ गया। दैट इज माई प्राइस। ये मैंने कब करा, जब मैंने डिविडेंड 25% लेकर के करा है। ऐसे ही सेम अब आप 50% डिविडेंड और 75% डिविडेंड लेकर के सॉल्व कर सकते हो, और आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, लेट अस चेक दैट नाउ। यस, तो आई कैन से हमारा जो सॉल्यूशन है यस, ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन। तो अब आप चेक करो, एज पर वॉल्टर पहले हमने फॉर्मूला लगा दिया, और हमारे पास 10% बताया और EPS 8 है। तो अब इसने ऐसा बनाया है, मैंने आपको ऐसे सॉल्व करवाया है ये वाला, कि जब मैंने 2 रुपीज लिया था ना, तो मैंने आपको ये करके बता दिया 110, 80 और 50। अब आप सेम ऐसा का ऐसा ये दूसरा और तीसरा भी सॉल्व कर सकते हो। अब फ्रेंड्स हमसे इसमें इन्फरेंस पूछा था, तो इन्फ्रेंस अगर आप देखोगे, चेक करोगे, तो आई बिलीव अब आप ये समझना कि जब आपका R15 है और KE आपका 10 है, तो R इज ग्रेटर देन KE। तो जब R ग्रेटर होगा KE से, तो जितना कम डिविडेंड दोगे तो मार्केट प्राइस उतनी ज्यादा आएगी। तो ये देख लो, आप चेक कर लो, जब R KE था, तो जब आपने सबसे कम डिविडेंड दिया, 25% डिविडेंड दिया, तो आपका 110 आया, बाकी तो आपका कम आ रहा है। अब जब आपका 10% R था, तो दोनों बराबर है, तो आप चेक करो 80 आएगा, कितना भी डिविडेंड दो आपका प्राइस तो सेम ही आ रहा है। और जब आपका R 5% था और KE 10% है, तो R इज लेस देन KE, तो आप जितना ज्यादा डिविडेंड दे रहे हो तब मार्केट प्राइस ज्यादा आ रहा है, तो 70 रुपए आ रहा है, देखो आप, वरना वो 50 था। बट दैट इज द इन्फ्रेंस विच यू हैव टू राइट एक्चुअली। ये यहां पर यही लिखा हुआ है, व्हेन R ग्रेटर देन KE है, 15 इज ग्रेटर देन 10, लीस्ट पे आउट रेशियो विल गिव अस मैक्सिमम प्राइस, और price of the share, or as compared as the company has the better investment opportunity than the shareholders, ये वाली बात बता दी। अब when R is equals to KE, dividend policy has no impact on the price of the share, it will remain same, आप कितना भी कर दो। और when R is less than KE, that is इतना, तो maximum payout ratio will be the of the share better investment than the company, but that is the case। तो दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड योर क्वेश्चन नंबर 1, और अब आपको वॉल्टर फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो लेट अस रीड योर दिस क्वेश्चन नंबर 2। क्या गिवन है अब हमें, द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ XYZ लिमिटेड
नेट प्रॉफिट 30 लाख है, आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर्स बता रखा है आपको 100 लाख का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 3 लाख के, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज योर आर 20% है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 16%. व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो ओके एज टू कीप द शेयर प्राइस एट ₹42 बाय यूजिंग वॉल्टर फॉर्मूला. ओके फ्रेंड, तो अब इस क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि अगर हमें प्राइस 42 रखना है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा. तो डिविडेंड पे आउट रेशियो का पहले फॉर्मूला होता है डीपीएस अपॉन ईपीएस. ये फॉर्मूला होता है इनटू 100 करते हैं जब हम. तो अब हमारे पास क्वेश्चन में अगर ईपीएस हम निकाल लें और डीपीएस हम निकाल लें तो हम प्राइस को 42 रखेंगे, सॉरी ईपीएस और डीपीएस निकाल लेंगे तो हमारे पास इनटू 100 कर देंगे तो हमारे पास डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला डिविडेंड पे आउट निकाल लेंगे हम. अब ईपीएस और डीपीएस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तो वो हम पढ़ते हैं. तो अब अगर हम देखें क्वेश्चन में तो नेट प्रॉफिट गिवन है, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर गिवन है, तो इससे ईपीएस आ जाएगा 30 लाख में से पहले हमारे पास क्वेश्चन में आई बिलीव और कुछ गिवन नहीं है तो हम ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही मानेंगे. तो ये 30 लाख के प्रॉफिट में से 12 लाख का आपका प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर दोगे आप, तो 30 माइनस 12 18 लाख बच गया. वो 18 लाख को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3 लाख से, तो 6 रुपए का आपके पास अर्निंग पर शेयर आ गया. ईपीएस तो आ गया साहब 6 रुपए का. अब क्वेश्चन में से डीपीएस कैसे निकालें, तो हम वॉल्टर फॉर्मूला जानते हैं कि P0 इक्वल्स टू डी प्लस ई माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय आर अपॉन के होल डिवाइडेड बाय के. इससे प्राइस आता था, बट इस बार क्वेश्चन में प्राइस बता रखा आपको 42 रखना है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके डी निकाल लेंगे फ्रेंड्स. तो हम क्या बोलेंगे, डी प्लस ई माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय आर अपॉन के होल अपॉन के इक्वल्स टू 42. तो 42 को पहले मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16% से मल्टीप्लाई कर दूंगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले मैं यही करता हूं. तो व्हेन आई विल सॉल्व दिस, तो 42 मल्टीप्लाइड बाय 16% आई विल डू, तो ये तो 6.72 आ गया. अब 6.72 आ गया तो इसको मैं अब मल्टीप्लाई करूं वापस से, 6.72 को मल्टीप्लाई करूं मैं वापस से कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो मेरे पास क्वेश्चन में यहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 16 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 16 आई विल डू दैट और उसको डिवाइड कर दूं मैं 20 रुपीज से, 20 से, तो मेरे पास 5.376 आ गया. अब ये जो मैंने निकाला है, सॉरी ये मेरे हिसाब से रॉन्ग हो रहा है, आपको इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा. तो आप इसको जब प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे तो पहले तो मैंने क्या करा, 42 मल्टीप्लाइड बाय 16%. यहां तक तो करेक्ट है 6.72 तक फ्रेंड्स. अब ये 6.72 विल बी इक्वल्स टू डी प्लस ई माइनस डी. ई मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में जो मैंने निकाल लिया था 6 माइनस डी और 20 अपॉन 16. तो पहले तो मैं 20 अपॉन 16 कर देता हूं, 20 डिवाइड बाय 16. व्हेन आई विल डू दैट तो मेरे पास 1.25 आ गया. अब मेरे पास क्वेश्चन में डी प्लस ई माइनस डी इंटू 1.25. तो अब मैं ब्रैकेट खोल दूं तो 1.25 इंटू पहले 6 कर देता हूं मैं, तो मेरे पास आ गया 7.5. ठीक है, अब 7.5 माइनस डी 1.25 आ गया, तो डी प्लस माइनस का 1.25 है, तो ये माइनस का 0.25 को मैं उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास 1.25 माइनस डी, ये तो मेरे पास 0.25 डी बच गया. उस आप सॉल्व करो खुद से तो आपको पता पड़ जाएगा. तो 0.25 डी तो उधर आ गया. अब 7.5 में से मेरे को 42 इंटू 16% मैंने कितना करा था 6.72, तो 7.5 माइनस 6.72 आई विल डू, तो मेरे पास 0.78 आ गया डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 0.25, तो मेरे पास 3.12 आ जाएगा मेरे पास डिविडेंड पर शेयर. 3.12 को डिवाइड कर दूंगा मैं 6 रुपीज से, तो 52% मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो आ गया. चेक कर लेना आप ये क्वेश्चन. यस, देखो पहले तो ईपीएस 6 आ गया, फिर जब मैंने इसको सॉल्व करा तो डी मैंने 3.12 निकाले. आप भी सॉल्व करो, आपका अपने आप यही आएगा. और पे आउट रेशियो मैंने निकाल दिया 52% वाज माय आंसर. तो दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 2. अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपके क्वेश्चन नंबर 3 की. तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू मेसर्स XY लिमिटेड. डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 60%.
नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इज 1 लाख। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, कभी भी इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बोल दिया तो इसका मतलब होता है आपका KE। रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब R। अर्निंग्स ऑफ द कंपनी इज 5 lakhs, ठीक है, आपको अर्निंग्स भी बता दिया, डिविडेंड पे आउट रेशियो भी बता दिया, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग भी बता दिया, तो EPS भी आप निकाल सकते हो इससे, ठीक है ना। फिर अब क्वेश्चन में बोला है व्हाट वुड बी द मार्केट वैल्यू पर शेयर एज पर वोल्टर्स मॉडल, ठीक है। तो पहले तो आपसे बोल रहा है व्हाट वुड बी द मार्केट वैल्यू पर शेयर एज पर वोल्टर मॉडल। तो वोल्टर मॉडल के हिसाब से अगर आपको निकालना है मार्केट वैल्यू पर शेयर, तो P0 विल बी इक्वल्स टू D प्लस E माइनस G ब्रैकेट में R अपॉन KE होल अपॉन KE। ये फॉर्मूला मैं बार बार बोल रहा हूँ ओके तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। तो पहले अगर आप इसमें देखोगे तो आपकी अर्निंग ऑफ द कंपनी 5 लाख है, डिवाइड बाय 1 लाख कर दो तो EPS आपके पास 5 रुपए आ गया। डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% मतलब आपके पास D 3 रुपए आ गया। तो अब आप फॉर्मूला लगाओगे 5 माइनस 3 यानी 2 रुपए, 2 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइड बाय 12, 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 12 विल गिव यू दिस 2.5 प्लस आपका DPS जो था वो 3 रुपए था तो ये 5.5 आ गया, डिवाइडेड बाय आपका KE जो था वो 12% है। तो आपके पास 45.83 की मार्केट प्राइस आ गई। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। व्हाट इज द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वोल्टर मॉडल एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर एट दैट पे आउट रेशियो। तो आई बिलीव अगर अब क्वेश्चन में आपसे पूछा कि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए एज पर वोल्टर मॉडल, तो आई बिलीव वोल्टर मॉडल ने हमको एक्सप्लेन करा था रिलेशनशिप बिटवीन R एंड KE। इफ R इज ग्रेटर देन KE डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0% टू गेट द मैक्सिमम मार्केट प्राइस। तो यहां पर R हमारे पास है 15% और KE है 12%। तो सिंस R इज ग्रेटर देन KE आपका जो डिविडेंड पे आउट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो उस टाइम मार्केट प्राइस निकालनी है हमको, तो डिविडेंड हमारा 0 हो जाएगा। तो आई बिलीव 0 प्लस E माइनस 0, तो E हमारे पास था 5 रुपए का, माइनस 0 तो 5 ही आएगा, डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 12 6.25 डिवाइडेड बाय 12%। तो आपकी 52.08 की प्राइस आ गई, मैक्सिमम शेयर की प्राइस। आप आंसर चेक कर सकते हो। 52.08 की आपकी मार्केट प्राइस आ गई और पहले 45.83 आपने निकाल ली थी। तो दैट इज हाउ यू हैव सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इजी है फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू। टोटल अर्निंग 2 लाख है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच 20,000 है, डिविडेंड पेड 1,50,000 है और प्राइस अर्निंग रेशियो PE रेशियो आपको क्वेश्चन में बता दिया 12.5। अप्लाइंग द वोल्टर मॉडल, ascertain whether the company is following an optimum dividend policy, find out what should be the PE ratio at which the dividend policy have no effect on the value of the share, will your decision change if the PE ratio is 8 instead of 12.5। okay friends, अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। पहले हमसे क्वेश्चन में पूछा है अप्लाइंग द वोल्टर मॉडल, ascertain whether the company is following the optimal dividend policy। तो फ्रेंड्स ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी में इस क्वेश्चन को विदाउट सॉल्व करे भी आपको एक बात बता सकता हूं। ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी 2 ही हो सकती है। अगर R ज्यादा है KE से तो 0, अगर R कम है KE से तो 100% है, और अगर R इज इक्वल्स टू KE है फ्रेंड्स तब तो कोई सी भी हो, ठीक है ना। तो अब पहले हमें इसमें इस क्वेश्चन में ये चेक करना है कि कंपनी इज फॉलोइंग ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी और नॉट, तो हमें R और KE चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास टोटल अर्निंग्स तो है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी है और डिविडेंड पेड भी है और प्राइस अर्निंग रेशियो भी है। तो अब हमें पहले तो क्वेश्चन से रिटर्न ऑन इक्विटी भी निकालना है और क्वेश्चन से हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकालना है। अब जब हम इस क्वेश्चन में रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आई बिलीव टोटल अर्निंग को डिवाइड कर दो अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स है तो आपके पास रिटर्न ऑन अर्निंग्स आ जाएगा। तो टोटल अर्निंग 2 लाख है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 20,000 इंटू 100 करोगे तो 20 लाख आ गया। तो 2 लाख डिवाइड बाय 20 लाख करा तो 10% आ गया, तो ये तो आपके पास R आ गया। अब हम बात करें KE की, तो आई बिलीव अब इस क्वेश्चन में प्राइस अर्निंग रेशियो है आपके पास। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स MPS अपॉन EPS, यही तो प्राइस अर्निंग का फॉर्मूला होता है। और KE के फॉर्मूले की अगर हम बात कर रहे हैं तो KE के 3 फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में। तो ऐसे तो बहुत सारे पढ़ाए मगर 3 जो पढ़ाए थे वो मैं आपको बताता हूं। पहले हमने पढ़ाया था डिविडेंड यील्ड अप्रोच। डिविडेंड यील्ड अप्रोच का फॉर्मूला होता है D1 अपॉन P0 इंटू 100। फिर हमने पढ़ा था अर्निंग यील्ड अप्रोच।
अर्निंग यील्ड अप्रोच का फॉर्मूला होता है ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, उससे भी के ही आता है। और तीसरा हमने पढ़ा था गॉर्डन्स फॉर्मूला D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस जी। बट यहां तो ग्रोथ कहीं पर है ही नहीं, क्वेश्चन में ग्रोथ नहीं है क्वेश्चन में, तो हमारे पास मगर प्राइस अर्निंग रेशियो है। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस। अब इस क्वेश्चन में अगर हम एमपीएस अपॉन ईपीएस लगाएं, या फिर फ्रेंड्स आप समझो ईपीएस अपॉन एमपीएस करते हैं तो के ही आ जाता था। तो मैं बोल सकता हूं केई का फॉर्मूला ईपीएस वाला अर्निंग यील्ड रेशियो वाला फॉर्मूला जो होता है केई का, वो फॉर्मूला हो सकता है 1 अपॉन पीई भी, क्योंकि 1 अपॉन पी इसलिए हो सकता है क्योंकि पी का फॉर्मूला होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस। अब अगर मैंने 1 अपॉन पी बोला तो जब पी का फॉर्मूला मैंने लगाया तो वहां एमपीएस अपॉन ईपीएस लगाया तो वो ईपीएस न्यूमरेटर में चला गया, तो ईपीएस अपॉन एमपीएस ईपीएस अपॉन एमपीएस आपका केई का ही तो फॉर्मूला बन गया, इंटू 100 तो करना ही है, मगर ये आपका केई का ही तो फॉर्मूला बन गया। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर जब पी रेशियो हमें गिवन है तो मैं इसको 1 डिवाइडेड बाय पी रेशियो कर दूंगा तो मेरे पास केई आ जाएगा। तो आई वांट टू से 1 डिवाइडेड बाय 12.5%, तो मेरे पास ये आपका केई भी आ गया, 8 आ गया। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन में आर भी निकाला मैंने, तो वो आर मेरे पास 10% आया, और मैंने केई भी निकाला, वो मेरे पास 8% आ गया। तो सिंस आर इज ग्रेटर देन केई, आर इज ग्रेटर देन केई, 10 इज ग्रेटर देन 8, तो आई वुड लाइक टू से मेरा पे आउट रेशियो होना चाहिए 0। तो अब क्वेश्चन में पूछा है एसर्टेन वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग द ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी, और अभी तो मैं डिविडेंड दे रहा था 75% का डिविडेंड दे रहा हूं मैं, तो क्या मैं ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रहा हूं? नो, बिकॉज माई आर इज ग्रेटर देन केई, माई ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी विल बी टू पे 0% ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0 टू मैक्सिमाइज द प्राइस ऑफ द शेयर। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट एट व्हाट शुड बी द पी रेशियो, व्हाट शुड बी द पी रेशियो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर। तो डिविडेंड पॉलिसी का कोई इंपैक्ट कब नहीं आएगा? जब आर विल बी इक्वल्स टू केई। तो आर 10 है, इसका मतलब मेरे को केई भी 10 ही बनाना है। तो जब मुझे केई 10 बनाना है तो मेरा पी रेशियो क्या होगा? तो 1 अपॉन पी रेशियो इक्वल्स टू 10, तो 1 अपॉन 10 0.10 मतलब विल बी इक्वल्स टू माई पी, तो माई पी रेशियो शुड बी ऑल्सो 10। अगर मैं पी रेशियो को 10 बना दूंगा तो मेरे आर के इक्वल हो जाएगा वो, और जब वो इक्वल हो जाएगा तो मेरी डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इंपैक्ट। तो इसमें बोला है कि फाइंड आउट व्हाट शुड बी द पी रेशियो, तो पी रेशियो शुड बी 10 टाइम्स। चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स को भी, है ना। तो अब आप चेक करोगे क्वेश्चन नंबर 4 में पहले तो ईपीएस आया 10, डिविडेंड पर शेयर आया 7.5, डिविडेंड पे आउट रेशियो 75, ये तो सब गिवन था क्वेश्चन में, और पी रेशियो 12.5, यहां तक क्वेश्चन में गिवन है ये सब चीजें। अब मैंने एमपीएस अपॉन ईपीएस करा 12.5%, तो मैंने केई निकाल लिया, तो केई मेरे पास आ गया, केई का फॉर्मूला 1 अपॉन पी रेशियो करके, तो मेरे पास फ्रेंड्स केई आ गया 8% का, और आरओई मेरे पास 10% आ गया। आंसर नंबर 1 जो मैंने आपको बताया, सिंस आर इज ग्रेटर देन केई, 10 इज ग्रेटर देन 8, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो शुड बी 0, हाउएवर कंपनी पे आउट रेशियो 75%, एज पर द वॉल्टर अप्रोच द कंपनी इज नॉट फॉलोइंग द ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। तो आपको समझ में आ गया। दूसरा भी पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, इन ऑर्डर द डिविडेंड पॉलिसी टू हैव नो इंपैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर, आर केई शुड बी इक्वल्स टू आर 10%, और पी का रेशियो 1 अपॉन केई है तो 1 अपॉन 10 करा सेम, तो 10 ही निकाल दिया। अब लास्ट पार्ट हम और देख लेते हैं, 4th का लास्ट पार्ट, विल योर डिसीजन चेंज इफ द पी रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5। अब अगर पी रेशियो 8 हो जाएगा फ्रेंड्स, तो भी आई वांट टू से अगर वो 8 हो गया, पी रेशियो 8 हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाय 8% आई विल डू, तो 12.5% मेरे पास के आ गया, आर तो 10 ही है। अब अगर आर इज लेस देन के है तो मेरा पे आउट तो 100 होना चाहिए, मैं तो अभी भी 75 ही कर रहा हूं, तो मेरा डिसीजन मेकिंग चेंज नहीं होगा। कंपनी ऑप्टिमम पे आउट रेशियो फॉलो कर ही नहीं रही है, क्योंकि कंपनी तो 75% पे आउट रेशियो रख रही। तो क्वेश्चन में पूछा है विल योर डिसीजन चेंज इफ पी इज रेशियो इज 8, तो माय डिसीजन विल नॉट चेंज, कंपनी इज नॉट फॉलोइंग ऑप्टिमम पे आउट रेशियो एट दिस टाइम ऑल्सो। यहां पर कंपनी को 100% पे आउट देना है,
बस यही मेरा आंसर आना चाहिए. If P ratio is 8 instead of 12.5, then this आ गया. तो R is 10. Since greater than the optimum payout ratio, company should be 100%. Company payout ratio 75. Still not following the optimum dividend policy. So that is how we have solved your Walters formula के question number 4 तक.